तो दोस्तों 4-5 साल पहले जिसको हम लोग ग्लोरीफाइड फ्रेंडली कहते थे, जिसके ऊपर हम लोग 1% भी सीरियसनेस उतना पुट नहीं करते थे, अब हालत ये हो गया है जो ग्रेविटी बन रहा है आज सुबह से या फिर कल रात से इंटरनेट पे या फिर ट्विटर में या फिर सारे जगह पे कि लग रहा है भाई संडे को या वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, ठीक है ना। यस, इट्स यामाल वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इट्स जनरेशनल टैलेंट वर्सेस द गोट, इट्स स्पेन वर्सेस द पुर्तगाल। तो भाई हालत ये है कि जिस तरीके से ग्रेविटी बन रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई कोपा अमेरिका से तो नेशनल लीग बहुत बढ़िया है, यूरो तो छोड़ ही दो। तो बात करेंगे एक एक करके बात करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट। पहले हम लोग जर्मनी और पुर्तगाल को वॉच किए तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर कल के मैच के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जर्मनी और पुर्तगाल के मैच में। देखो पुर्तगाल का जो टीम है ऑब्वियसली बहुत सारे यंग एंड बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी है, उनमें से यूसीएल चैंपियन बहुत सारे, विटिना बताओ, नूनो मेंडिस बताओ, जाओ नेवेस बताओ। लेकिन हम लोग ने देखा है पिछले 2-3 साल में पोर्तुगल स्ट्रगल करता है, पोर्तुगल भर भर के गोल मारता है, बहुत कुछ करता है, छोटी टीम को पूरा लपेट देता है, लेकिन बड़े टीम में, बड़े टूर्नामेंट में, नॉकआउट में, अच्छी टीम के खिलाफ, अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस में क्रम्बल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्तुगल टीम नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ प्लेयर्स, इट्स अ बंच ऑफ क्वालिटीफुल प्लेयर्स जो अपने क्लब में शानदार या फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। लेकिन जब पोर्तुगल एक टीम होके जब खेलता है तब कहने के क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एंड एक क्वेश्चन मार्क होता है एंड बहुत सारे लोगों के अंदर ये डिबेट भी होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या 90 मिनट्स खिलाना चाहिए कि नहीं। पहले तो संतोष कहने के बेंच कर देता था, पिछली बार 2022 के वर्ल्ड कप में भी बंदे ने बेंच किया था, गोंजालो रामोस ने हैट्रिक स्कोर किया था उस मैच में, किसके अगेंस्ट में मेरे को याद नहीं। लेकिन रॉबर्टो मार्टिनेज के आने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि भाई रोनाल्डो को बेंच नहीं करता, रोनाल्डो को खींचता है, जितना खिला सको बंदा खिलाता है। पिछले मैच में बंदे ने 90 मिनट्स खिलाया। तो चलो रोनाल्डो के साथ स्टार्ट करता है। मुझे लगता है कि रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि रोनाल्डो को 30 मिनट के लिए लाना चाहिए, एंड कहने कि ये रोनाल्डो के लिए भी अच्छा होगा एंड पोर्तुगल के लिए भी अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली रोनाल्डो फैन नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली आप अगर किसी का फैन हो तो कहने कि आप उसको ज़्यादा देर देखना पसंद करोगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि रोनाल्डो के साथ पोर्तुगल वो बिल्डअप बताओ, वो प्रेसिंग बताओ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन रोनाल्डो चाहिए पोर्तुगल को। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि विदाउट रोनाल्डो पोर्तुगल अच्छा करेगा, रोनाल्डो चाहिए, लेकिन रोनाल्डो का रोल अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है रोनाल्डो अगर 60 मिनट में आए, मोटा मोटी 30 से 35 मिनट अगर रोनाल्डो खेले तो पोर्तुगल के लिए भी अच्छा होगा, रोनाल्डो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं, क्योंकि तब फ्रेश लेग होगा रोनाल्डो के पास, क्रॉसेस वगैरह अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा। जो नूनो मेंडिस है, ब्रूनो है, डियागो डालो खेलता है राइट हैंड साइड पे, तो वो सेमेडो वगैरह है, तो कहने कि रोनाल्डो ज़्यादा बॉक्स के अंदर थ्रेटफुल साबित होंगे। लेकिन ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, रॉबर्टो मार्टिनेज का पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं भाई रोनाल्डो के साथ ही हम लोग ग्रो करेंगे। एंड रोनाल्डो खराब भी नहीं खेला, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि रोनाल्डो बहुत फुद्दू है यार, बहुत खराब खेला, नहीं, रोनाल्डो अच्छा खेला, डिसेंट खेला। एक 40 एज के अगर एक कंपैरिजन करें तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड खेल रहा है बंदा, लेकिन अगर नॉर्मल खिला है, फिर नॉर्मल सेंटर फॉरवर्ड को हम लोग कंपैरिजन भी करें तो रोनाल्डो अच्छा खेल रहा है मेरा भाई। लेकिन टोटल मिला के ज्यादा और भी बैलेंस होना चाहिए था पोर्तुगल के मिडफील्ड में पिछले मैच में, लेकिन पोर्तुगल का मिडफील्ड थोड़ा सा शेकी मिडफील्ड था। बर्नार्डो सिल्वा बताओ, रूबेन नेवेस बताओ, ब्रूनो फर्नांडिस खेले, मिडफील्ड में थोड़ा ज्यादा फिजिकलिटी, फिर थोड़ा ज्यादा प्रेसिंग अच्छा होता तो ज्यादा देखने में मजा आता। राफेल लियो को सडनली ड्रॉप किया गया, एंड राफेल लियो भी भाई एसी मिलान के साथ उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है। मैंने बहुत बार बोलता हूँ, मैं अपने लाइव में भी या फिर अपने वीडियो में भी, आई डोंट लाइक राफेल लियो मेरे भाई। बंदा टैलेंटेड है, खतरनाक टैलेंटेड है, बंदे का सीलिंग बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बंदा ना कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को अच्छा नहीं लगता, झाटू माल है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करता, शोबीज वगैरह करता है, लेजी है, ट्रैक बैक नहीं करता। तो राफेल लियो जैसे खिलाड़ी ना इंडिविजुअल तो आपको बहुत बढ़िया लगते हैं, जिस दिन वो खोलेगा भाई खोल के रख देगा, लेकिन अगर टीम वाइज ना, टीम मैन की तरफ से आप राफेल लियो को अच्छा प्लेयर रेट नहीं कर सकते। टैलेंटेड बहुत है, लेकिन उस टैलेंट का मैं भूसा डालूं जो उस टैलेंट पे मेहनत नहीं है। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क मेरे को नहीं लगता कोई काम का है। तो राफेल लियो को साइड करके पेड्रो नेटो और त्रिंकाओ को खिलाया गया, लेकिन त्रिंकाओ भी उतना देखा नहीं, पेड्रो नेटो ठीक ठाक था। लेफ्ट हैंड साइड से अटैक भैया ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन राइट हैंड साइड से उतना अटैक नहीं बन रहा था, क्योंकि जाओ नेवेस भैया इन्वर्टेड रोल में खेल लेते राइट बैक, मतलब उनके पास आउट एंड आउट राइट बैक नहीं था। डेलोगे या फिर सेमेडो को स्टार्ट करवाना चाहिए था, लेकिन भाई रॉबर्टो मार्टिनेज बोलते चलो फाइन जाओ नेवेस को खिला के देखेंगे राइट हैंड साइड पे। और त्रिंकाओ थोड़ा शेकी लगा मेरे को, त्रिंकाओ मेरे भाई मोटा मोटी करके 60 मिनट खेला, लेकिन हम लोगों को दिखा नहीं। लेकिन सेकेंड हाफ में कहने की पोर्तुगल कम बैक करता है। पहले हाफ में फ्लोरियन विर्ट्ज को एक चीकी सा गोल मिल जाता है, वो चीकी बोल सकते हो, लकी बोल सकते हो,
या फिर जोशुआ किमिक का मेरे भाई क्लासिक एसिस्ट बोल सकते हो। जोशुआ किमिक ने पट करके पिक किया और फ्लोरियन विर्ट्ज का कमाल का एक फिनिश था। उसके बाद हाफ टाइम के बाद कहने की पोर्तुगल थोड़ा ट्रिगर होता है, पोर्तुगल कमबैक करता है, ब्रूनो फर्नांडिस अपना औकात दिखाता है, विटिना आता है एंड विटिना कहने की अपना फिर से औकात दिखाता है। विटिना देखो कहने की पेड्री की बात हम लोग करते हैं, बेलिंघम की बात हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली विटिना का बात उतना होता नहीं क्योंकि ऑब्वियसली लीगा वन में खेलेंगे तो कहने की आपको रेट नहीं किया जाएगा क्योंकि आप बड़े मैचेस कम खेलते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं विटिना को और भी ज्यादा रेट करना चाहिए। देखो ये जायज भी है, रेट करना भी चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, रेट नहीं भी करना चाहिए। क्यों, क्या है कि विटिना भाई बड़े मैचेस कितना खेलते हो, बड़े मैचेस आप 6, 7, 8, 9 खेलते हो, लेकिन जूड बेलिंघम को बड़े मैचेस 20 खेलना पड़ता है, पेड्री को बड़े मैचेस 20 खेलना पड़ता है। तो कहने के इस तरीके से आपको ज्यादा मैच में प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेड्री, बेलिंघम, फेडे वेलवर्डे इस लेवल पे आपको बातचीत किया जाएगा। लेकिन अगर टेम्पो कंट्रोलर की बात बोले या फिर होल्डिंग मिडफील्डर की बात बोले तो मेरे भाई विटिना तो वन ऑफ द बेस्ट अभी के टाइम में तो गारंटी है। तो विटिना आते हैं, अपना जलवा थोड़ा बहुत दिखाता है। ब्रूनो फर्नांडिस जो क्रिएटिंग मशीन है, इस सीजन में ब्रूनो का गेम बहुत खतरनाक गया है मेरे भाई। 37 या 38 G+ है इस सीजन में। ऑब्वियसली यूसीएल में बंदा नहीं खेला, यूरोपा में खेला तो कहने की थोड़ा लो क्वालिटी में खेल रहा है, लेकिन नंबर पे भैया बेस्ट नंबर 10 इन द वर्ल्ड राइट नाउ, 38 G+ है। आई डोंट थिंक सो किसी नंबर 10 के सीजन में है। तो ब्रूनो ने अपना औकात दिखाया एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल बंदे ने मारा दैट इज खोंशिकाओ। एंड एक अच्छा फैक्ट है कि 2000 में 25 साल पहले खोंशिकाओ के जो फादर थे वो जर्मनी के अगेंस्ट में हैट्रिक मारे थे एंड 25 साल बाद उनका बेटा जर्मनी के अगेंस्ट में गोल मार के जर्मनी को हराया और जर्मनी को ये लोग ने 25 साल बाद हराया पोर्तुगल ने। पिछले 8 मैच पोर्तुगल को डोमिनेट करके जर्मनी ने हराया। तो मेरे भाई खोंशिकाओ फैमिली का ये जलवा है, बाप भी हराया जर्मनी को, उसके बाद साला डायरेक्ट 25 साल बाद बेटा हरा रहा है। एंड उसके बाद भैया गोट का गोल आया, नुनो मेंडिस ने बहुत बड़ी तरीके से वहां पे प्रेस किया बॉल को एंड रोनाल्डो के लिए टैप इन का अपॉर्चुनिटी बन गया। लोग पीछे पड़ गए, फिर से टैप इन कर दिया रोनाल्डो। लेकिन टैप इन करने के लिए मेरे भाई देखो, टैप इन बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत ईजी होता है, टैप इन तो फुद्दू है, ये तो टैप इन है, लेकिन टैप इन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कितना ज्यादा टफ होता है ये कोई कुलुमवानी से पूछे, ये कहीं ना कहीं निकोलस जैक्सन से कोई पूछे, ये रस्मोस हॉलैंड से कोई ना कोई पूछे, तो फिर टैप इन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप इन भी बहुत टफ होता है क्योंकि टैप इन करने के लिए आपको सही जगह पे पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम लोगों ने जो प्लेयर का नाम बताया कि कुलुमवानी, हॉलैंड, जैक्सन, ये कभी कभी भैया कर नहीं पाते। हॉलैंड तो भैया मैक्सिमम टाइम कर ही नहीं पाता। तो भैया टैप इन भी इंपॉर्टेंट है, खुद को ऑन साइड प्ले करना एंड उसके बाद सही जगह पे फिनिश करना। तो रोनाल्डो का एक और गोल आ गया एंड रोनाल्डो ने कमबैक करवा दिया। रोनाल्डो ने नहीं, पूरा पोर्तुगल ने कमबैक करवा दिया कि कहने की लाइमलाइट रोनाल्डो चुरा लेता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन पोर्तुगल की ये टीम और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, मुझे और भी ज़्यादा बैलेंस चाहिए फाइनल में। मुझे लगता है कि फाइनल में राइट बैक में निल्सन सेमेडो या फिर आप डियागो डालो को डालो एंड मिडफील्ड में मैं चाहता हूँ फाइनल में आपका विटिना, जाओ नेवेस एंड ऊपर नंबर 10 पे ब्रूनो फर्नांडिस खेले। ये मिडफील्डर अगर खेलता है तो ये मिडफील्ड का ये ट्रायो बताओ या फिर बिल्डअप में बताओ या फिर आप होल्डिंग पार्ट में बताओ या फिर आप बैलेंस बताओ, सब कुछ आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर पेड्रो नेटो खेला वो ठीक है, राइट हैंड साइड पर आप ट्रिंकाओ बताओ या फिर कोंशिकाओ बताओ या फिर किसी और को भी स्टार्ट कर सकते हो। जाओ फिलिक्स आपके पास है, डियागो जोटा आपके पास है, इसको भी आप रोटेशन आराम से कर सकते हो। सेंटर बैक पे यार इनका था रूबेन दियास और इनाशियो, अच्छा खेला। लेफ्ट बैक में तो भैया वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक है, उसके बारे में बात करके कुछ फायदा है नहीं। नुन्नू भैया के जेब में कौन कौन है? नुन्नू भैया के जेब में पहले साला गए, उसके बाद साका गया, उसके बाद डम्फ्रीज गया, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी को भी अपने जेब में लेके घूमते नुन्नू भैया। ही इज द फार बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। तो मोटा मोटी करके डिफेंस लाइन भी ठीक ठाक है, मिडफील्ड में और भी ज़्यादा बैलेंस चाहिए। मैंने बोल दिया फाइनल में मेरे को किस मिडफील्ड ट्राई को देखना है एंड अप फ्रंट में भी भैया अटैकिंग वे में थ्रेट तो खतरनाक है और गोलकीपर भी मेरे भाई टॉप क्लास है, क्योंकि इस मैच में कहीं ना कहीं 2 गोल का संभावना था जर्मनी के पास, लेकिन डियागो कोस्टा वो डिनाई करते हैं। डियागो कोस्टा पिछले 3 साल में जिस तरीके से फॉर्म में है एंड पोर्तुगल को बचा रहे, पिछले यूरो में भी पेनल्टी वगैरह बचाया, वर्ल्ड कप में भी अच्छा काम किया, तो डियागो कोस्टा भी टॉप फॉर्म में है। तो टोटल मिला कि पोर्तुगल टीम 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, लेकिन टैलेंटेड भर भर के है। अगर रॉबर्टो मार्टिनेज अच्छे से बैलेंस या फिर अच्छे से मैनेज कर पाएगा तो कहने की पोर्तुगल ये नेशन लीग जीत भी सकता है, आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप में भी अच्छा छाप छोड़ सकता है। लेकिन भाई रॉबर्टो मार्टिनेज के ऊपर मेरे को उतना भरोसा है नहीं, क्योंकि कुछ स्टाइल ऑफ प्ले मेरे को उतना दिख नहीं रहा है। काउंटर अटैकिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया उसमें बहुत सारा लूप होल तो है। तो ये है भैया पोर्तुगल के मैच। एंड जर्मनी की अगर बात बोलो, जर्मनी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी के पास बहुत सारे प्लेयर्स है नहीं, स्लॉटरबैक है नहीं, रूडिगर नहीं है, उनके पास मुसियाला नहीं है, तो जर्मनी थोड़ा सा हल्का फुल्का टीम हो गया भाई। सेंटर फॉर उनके पास नहीं है, फ्लोरियन विर्ट्ज फॉल्स 9 करके खेल रहा है, नंबर 10 फॉल्स 9 के बीच में खेल रहा है ट्रांजिशन पे। जोशुआ किमिच कैप्टनशिप की है,
गुंडोगान नहीं है, कहने की रिटायरमेंट ले चुका है, मैनुअल नोयर बाहर चला गया, उसके बाद थॉमस मुलर बाहर चला गया, तो कहने के ट्रांजिशन में भी जर्मनी है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मनी जीतेगा, एंड आने वाले वर्ल्ड कप में भी आई डोंट थिंक सो जर्मनी बहुत अच्छा कुछ कर पाएगा। रूडिगर वगैरह आएगा तो बेटर होगा, लेकिन जर्मनी भी ट्रांजिशन पीरियड में है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। सेकंड सेमीफाइनल के बारे में बात करते हैं जो कल रात को खेला गया। दैट इज अ ब्लॉकबस्टर, दैट इज अ सुपरस्टार वर्सेस सुपरस्टार, वंडर किड्स वर्सेस वंडर किड्स मेरे भाई, स्पेन वर्सेस फ्रांस। 9 गोल देखने को मिले मेरे भाई, 9 गोल। एक अटर लेवल का कमबैक हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिल गया था। कुलुमानी ने भैया वर्ल्ड कप फाइनल में मिस किया था। कुलुमानी एक टैप इन, मतलब एक गोल होना चाहिए, वो अगर मिस ना करते तो कल मेरे भाई 10 गोल देखने को मिलते मिनिमम। उसके बाद तो एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग गारंटी जाते। दैट इज स्पेन वर्सेस फ्रांस, यमाल वर्सेस एम्बापे, निको विलियम्स वर्सेस डेम्बेले, कुछ भी बोल सकते हो भाई। अटैकर्स वर्सेस अटैकर्स। देखो स्पेन का जो टीम है दे ला फुंते के आने के बाद बहुत ज्यादा बैलेंस लग रहा है। दे ला फुंते कहने की बहुत ज्यादा कंट्रोल की है आफ्टर विनिंग द ओलंपिक, एंड स्पेन का भी यूरो जिता दिया बंदे ने। एंड कल का मैच की अगर बात करें, कल स्पेन की अगर बात कर लेते हैं, स्पेन के मिडफील्ड में रॉड्री नहीं था, वहां पे एक मिडफील्ड का थोड़ा शेकीनेस आया एंड वो दिखा भी, एंड मिडफील्ड बहुत बार खुल भी रहा था, इसलिए 4 गोल खाए भी। कहने के आपका स्पेन। फैबियन लुइस था आपके मिडफील्ड में। कौन कौन था मिडफील्ड में, एक सेकंड देख लेते हैं। कल के मिडफील्ड में जुबिमेंडी था, फैबियन लुइस बेंच से आया था सॉरी, एंड मिकेल मेरिनो था एंड पेड्री था। लेकिन कहने की रॉड्री का जो खलिया ना, नंबर 6 आपके अगर मिडफील्ड में नहीं होता, वो डिसरप्टर का रोल या फिर जो होल्डिंग मिडफील्डर होता है, जो कंट्रोल थोड़ा करता है, फिजिकली बुली करने की कोशिश करता है। जुबिमेंडी वो काम कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली रॉड्री के लेवल पे जुबिमेंडी तो काम नहीं कर सकता। रॉड्री होता है तो डिफेंस लाइन में और भी ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट या फिर गारंटी आपको देखने को मिलता है, जो गारंटी जुबिमेंडी आपको दे नहीं पाएगा। पेड्री का गेम ठीक ठाक था एंड पेड्री गोल भी मारे। ऑब्वियसली फ्रांस के बारे में बात करेंगे, क्या चुतियाबाद दिदे देशमुख ने मचा है, एंड यहाँ पे मिकेल मेरिनो भी एक गोल मारा। तो मिडफील्ड थोड़ा शेकी था, डिफेंस थोड़ा शेकी था, लेकिन मोटा मोटी करके फ्रांस से तो ज्यादा बैलेंस हमको दिख रहा था स्पेन। एंड स्पेन का अगर अटैक बोलो, ओद्रोदल ने 2 भाई बहुत बढ़िया एसिड वगैरह मारे, और दोनों जो विंगर्स है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो उनके ट्रांजिशन में या फिर अटैक में है स्पेन के, दैट इज एक है निको विलियम्स, बंदे ने एक गोल एक एसिस्ट मारा, और सेकंड जिसके बारे में पूरा इंटरनेट चर्चा कर रहा है, बैलन डॉर जीतना चाहिए, दैट इज यमाल। एंड यमाल ने कल एक बहुत ही शानदार एक पेनल्टी भी मारा। मैं सोचा था कि वो यमाल पेनल्टी नहीं लेंगे, क्योंकि पिछला जो पेनल्टी मैंने देखा था नीदरलैंड के खिलाफ, पिछले जो क्वार्टर फाइनल के पेनल्टी शूट आउट में, वहां पे पेनल्टी मिस किया था यमाल ने, लेकिन बंदा वो प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। देखो यमाल ने पोस्ट वगैरह भी किया था इंस्टाग्राम में, जो फ्रांस के साथ वो कट इन करके गोल मारा था। देखो बंदा भौंकता तो है। देखो यमाल का जो प्रॉब्लम है वही कहने की यमाल का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि बंदा भौंकता है, इंटरनेट में आके बंदा भौंकता है, लेकिन पॉइंट क्या है कि आने वाले नेक्स्ट मॉर्निंग में या फिर नेक्स्ट मैच में बंदा डिलीवर भी करता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट आई नो बैकफायर करेगा, आई नो कहीं ना कहीं ये चीज उसको बैकफायर करेगा, इंजरी वगैरह होगा, डाउन गेम होगा, कहने की प्रेशर आएगा। लेकिन अभी तक पिछले 1 साल में यमाल ईगो दिखाता है या फिर यमाल बहुत कमेंट वगैरह करता है, पिक्चर वगैरह शेयर करता है, स्टाइल वगैरह मारता है, लेकिन बंदा डिलीवर करते करते ये मार रहा है, गोल मारते मारते ये मार रहा है, एंड बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े प्लेयर्स को हम्बल करते करते ये चीज कर रहा है। और एम्बापे के साथ ये उसका 6ठा मुकाबला था यूरो, 4 एल क्लासिको और कल का मैच, और 6 मुकाबले में बैक टू बैक एम्बापे को हम्बल कर दी है। डेज़िरे डुए के साथ कहने की बातचीत हो रहा था यमाल का, कौन की ये पता नहीं मेरे भाई, कौन सा फुद्दू फैन करना शुरू कर दिए। डेज़िरे डुए के साथ यमाल, जो बंदा लीगा 1 पे खेलता है और जो बंदा ला लीगा में खेलता है, तो कहने के कंपैरिजन कैसे हो सकता है मेरे को पता नहीं, लेकिन फैंस चूतियापा करते रहते हैं। यमाल बहुत डेज़िरे डुए का जो कंपैरिजन था कल वो भी सेटल कर दिए। कल डेम्बेले भी बहुत शेकी लग रहा था। फ्रांस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यमाल के बारे में बात कर लेते। पहले तो उसने बंदे ने पेनल्टी वगैरह मारा, और सेकंड जो गोल था काफी खतरनाक फिनिश था यमाल का। बहुत बड़ी तरीके से बॉल वहां पे कंट्रोल करते बॉक्स के अंदर, एंड अच्छी तरीके से फिनिश करते लामिन यमाल। एंड कहने की एक और स्टेप मिल रहा है कि लोग बोल रहे, फैंस बोल रहे कि बैलन डॉर के लिए कैंडिडेट के लिए यमाल ने एक और स्टेप सिक्योर कर लिया। अब बात करेंगे इसके बारे में, बाद में बात करेंगे कि यमाल को क्या बैलन डॉर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कल का मैच यमाल का टॉप क्लास था और बंदे ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस किया, बंदे को ट्रॉफी भी मिला, मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी भी मिला। एंड डिफेंस लाइन पे डीन ह्यूसन थे, रियल मैड्रिड के जो न्यू साइनिंग है, बंदे ने गोल भी मार दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड हो गया। कुकुरिया का अच्छा गेम था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गेम था जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, दैट इज उनाई सिमोन।
बंदा एथलेटिक क्लब से खेलता है, वी ऑल नो दैट, बहुत दिनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और कल यूनाई सिमोन ने पहले 10 मिनट में 2 गोल सेव किए, अच्छे तरीके से पोजीशनिंग बताओ या फिर बंदे ने सेव्स भी किया, उसके बाद भी यूनाई सिमोन काफ़ी बढ़िया बढ़िया सेव्स किया। कहने के यूनाई सिमोन का जो यहाँ पे रेटिंग दिखा रहा है 6.9, ऑब्वियसली 4 गोल बंदे ने खाया। लेकिन कल के मैच में अगर यूनाई सिमोन उस तरीके से सेव नहीं करता तो बहुत पहले फ्रांस आगे निकल गया होता, क्योंकि फ्रांस के पास जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो स्पेन से कहीं बेहतर है। तो कहने की यमाल का तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके साथ भी हमको यूनाई सिमोन को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रांस का। देखो, फ्रांस को सिर्फ एक ही टीम हरा सकता है और वो है फ्रांस। फ्रांस को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है दीदर देशमुख। अब प्रॉब्लम ये है कि बात करेंगे एम्बापे को, बात करेंगे बंदे ने एक गोल मारा, एक असिस्ट मारा, डेम्बेले थोड़ा शेकी लग रहा था लेकिन अच्छा खेला था डेम्बेले। डेज़िरे डुए का उतना अच्छा नहीं था, मिकेल ओलिसी फुद्दू था, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि एड्रियन रेबियोट भाई 2025 में फ्रांस के मिडफील्ड में क्या कर रहा है। और मेरे को सेकंड ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये लिंगलेट फ्रांस के सेंटर बैक में क्या कर रहे हैं 2025 में। आई नो दैट कुंडे नहीं है, आई नो दैट सलीबा नहीं है, लेकिन आपके पास और भी सेंटर बैक थे मेरे भाई, आपके पास और भी मिडफील्डर थे मेरे भाई। ये कोनी कौन है भाई, ये कोने मोने कौन है भाई, कुडियो कोने भाई। आपके पास देखो मिडफील्ड का कोई बैलेंस नहीं था, सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। पिछले मैं 4 साल से देख रहा हूं फ्रांस को, पिछले वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप जो फाइनल वाइनल गया ना भाई, सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। पिछला यूरो क्या फुद्दू गेम स्टाइल था मेरे भाई। आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी है, फ्रेंच तो खिलाड़ी नहीं है, बाहर के देश से अब हायर करते हो। फ्रांस तो कोई देश नहीं ना, इट्स अ क्लब। प्लेयर साइन करते, दूसरे देश से प्लेयर साइन करके लेके आते। वो पीएसजी और फ्रांस सेम ही है, इसलिए फ्रांस को साला उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता। लेकिन चलो, आपके पास प्लेयर थे, आपके पास खिलाड़ी है, आपके पास क्वालिटी खिलाड़ी है जो भैया यूसीएल जीत रहे, प्रीमियर लीग जीत रहे, ला लीगा जीत रहे, बड़े बड़े जगह पे मेरे भाई आपके प्लेयर्स छाए हुए। लेकिन आप खिलाते हो रेबियोट को, आप खिलाते हो लिंगलेट को, आप खिलाते हो राइट बैक पे कालुलू को, तो भाई आपका कल का जो फ्रांस का मिडफील्ड था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एम्बापे क्या कर रहा था या फिर डेम्बेले क्या कर रहा था। लेकिन मेरे भाई ये ना ई फुटबॉल है, फीफा नहीं है, सिर्फ अटैकर से गेम नहीं चलता। अगर आपके मिडफील्ड में बैलेंस नहीं है, अगर आपके मिडफील्ड में बॉल कैरी नहीं हो रहा है, आपके मिडफील्ड में अगर डिस्ट्रप्टर का रोल कोई प्ले नहीं कर रहा है, नंबर 6 अगर नहीं है, तो भैया आप गोल खाओगे भी एंड कहने का आप गोल दे भी नहीं पाओगे। कल हम लोग खुल्लम खुला देखने को मिला, स्पेन भैया बॉल लेके टहल के गोल देके चले आ रहे थे। क्यों? मिडफील्ड खुला पड़ा है भाई। वहां पे अगर चुआमिनी खिला रहा था, आई डोंट नो चुआमिनी इंजर्ड है कि पता नहीं, लेकिन अगर इंजर्ड नहीं है, बंदा स्क्वाड में तो है, दिख तो रहा है, बंदा बैठा भी था, मेरे को नहीं लगा कि इंजर्ड है। और चुआमिनी कहने के यूसीएल फाइनल तो नहीं खेला, बहुत दिन पहले ही रियल मैड्रिड का मैच हो चुका है, वो आराम कर रहा है पिछले 15-20 दिन से। तो भाई आप चुआमिनी को डिसरप्टर क्यों नहीं खिलाए नंबर 6? आप भाई ज़ायरी एमरी को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किए बॉल कैरी करने के लिए, टेम्पो कंट्रोल करने के लिए? आप फालतू में साला अटैकर झोंक दिए। माइकल ओलिसी बताओ, डेज़िरे डुए, डेम्बेले, उसके बाद एम्बापे, 4 लोग कैसे खेल सकते हैं? चरकी को आप स्टार्ट क्यों नहीं दिए? मैं भाई लाइव जब शुरू हुआ मैं एक ही नाम बोल रहा था, रायन चरकी को लेके आओ, बंदा खतरनाक तरीके से बॉल रोल कर पाता है। आप चरकी को लेके आए, 20-25 मिनट पहले लेके आए। तो मोटा मोटी करके ये जो कल का हार है ना, जो एल है ना, ये एल दीदर देशमुख का है मेरे भाई। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, फ्रांस को दीदर देशमुख को सैक करना चाहिए, नहीं तो ये सुपर टीम के साथ भी आने वाले वर्ल्ड कप में रोते हुए निकलेगा फ्रांस, और लोग बोलेंगे हाय मेरा इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दीदर देशमुख को भैया सैक करके जीजू को लेके आओ। वर्ल्ड कप के बाद दीदर देशमुख चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप की मार के बंदा चला जाए। वर्ल्ड कप के पहले अगर सैक होता है तो वर्ल्ड कप में कुछ हो सकता है, आई गारंटी दीदर देशमुख कुछ चूतियापा करेगा। उसका जो प्रैग्मेटिज्म है ना, वो फ्रांस को खा जाता है। आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ भी आप प्रैग्मेटिज्म फुटबॉल क्यों खेलोगे हर एक मैच में? सेम साउथगेट जो कर रहा था इंग्लैंड में, दीदर देशमुख फ्रांस में कर रहा है पिछले 3-4 साल से। साउथगेट को सैक किया गया और दीदर देशमुख को सैक नहीं किया गया, यही डिफरेंस है। बहुत फुद्दू मैनेजर, बहुत फुद्दू डिसीजन। मिडफील्ड में कोई रोटेशन हुआ ही नहीं। अगर होता कल के मैच में आपको और भी ज्यादा गोल बताओ या फिर और भी ज्यादा कॉम्पैक्टनेस बताओ, फ्रांस के एरिया से आपको देखने को मिलता। लेकिन एम्बापे का गेम भी हाफ टाइम के पहले उतना अच्छा नहीं था, उसके बाद थोड़ा चांसेस वगैरह किए, लेकिन मैंने पहले बताया यूनाई सिमोन काफी शार्प थे। डेम्बेले थोड़ा सा फीका लग रहा था, डिफेंस भाई खुला हुआ था, गोलकीपर बहुत फुद्दू था। लेकिन एक बंदे के ऊपर हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली, दैट इज रायन चरकी। एंड चरकी भाई बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ऑलमोस्ट डील डन हो चुका है मैनचेस्टर सिटी के साथ। रेंडर के बाद चरकी जा रहा है मैन सिटी, तो भाई मैन सिटी इज रियली टू मच कुकिंग भाई। एंड मैन सिटी को इतना पैसा कहां से मिल रहा है मेरे को भाई पता नहीं। साला 120, 25, 30 केस के बाद भी ये लोग खरीदारी पे खरीदारी कर रहे हैं। 40 मिलियन का बंदे ने लेफ्ट बैक ही खरीदा पिछले दिन, उसके बाद रेंडर, उसके बाद चरकी भी आपको हेरी को देखने को मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो चरकी आया, वहां पे कहीं ना कहीं गेम को थोड़ा घुमाया।
बंदे ने एक शानदार वॉली स्कोर किया एंड उसके बाद कुलुमोनी को एक एसिस्ट भी दिया, लेकिन कुलुमोनी को उससे पहले भी एक अपॉर्चुनिटी मिला था। एम्बापे ने आई थिंक स्क्वायर किया था बॉल, या फिर लुकास हर्नांडेज ने स्क्वायर किया था। वो गोल अगर हो जाता तो कहने कि 5-5 हो जाता और हम लोग को 10 गोल का एक थ्रिलर हम लोग को देखने को मिलता, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता। लेकिन अभी बात यह है मेरे भाई, फ्रांस एलिमिनेट हो चुका है। अब स्पेन वर्सेस पोर्तुगल आपको देखने को मिलेगा फाइनल में। संडे धमाका, यमाल वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द वंडर बॉय या फिर वंडर किड वर्सेस द गोट आपको देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं वो लोग बोल रहे कि ये अगर कब जीत जाता है कहीं ना कहीं बैलन डोर के लिए हकदार हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर फैन वैन को साइड में हटा के बात करूं, अगर कोई भी जीतता है ये ग्लोरीफाइड फ्रेंडली ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है, मेरे को भी पता है कि यहाँ पे लोग 100% देते नहीं है। यहाँ पे मैनेजर्स 100% प्लेइंग 11 या फिर जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है खिलाते नहीं है। लेकिन एक ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, रोनाल्डो के लिए भी एक ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, स्पेन के लिए भी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेन यूरो के बाद अगर नेशनल लीग भी जीतता है, बैक टू बैक 2 बार जीतेगा। पिछले सीजन में क्रोएशिया को हराए थे पेनल्टीज में स्पेन, तो बैक टू बैक 2 बार नेशनल लीग जीत जाएगा एंड खतरनाक तरीके से मोमेंटम तैयार होगा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। स्पेन के टीम में कुबार्सी वगैरह भी नहीं था, रॉड्री वगैरह आएगा, डेनी ऑल्मो भी खेला, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, अलवारो मोराता भी है। तो आने वाले वर्ल्ड कप में भैया एक फेवरेट टीम तो स्पेन बनेगा। तो भाई 2025 में यमाल रोनाल्डो के साथ खेल रहा है, 2026 में भैया फाइनली समय भाई मेसी के साथ भी खेलेगा। तो भाई यमाल जो भी कर रहा है 17 साल की उम्र में गोट के लेवल पे आ चुका है, गोट के अगेंस्ट में मैच खेल रहा है। देखना पड़ेगा कि गोट जीतता है कि वंडर किड जीतता है या फिर कौन सा गोट जीतता है। एंड संडे को 12 बजे मैच शुरू होगा, 11:30 से हम लोग स्ट्रीम कर देंगे और एक थर्ड पोजीशन के भी मैच होगा, लेकिन उसको हम अवॉइड करेंगे, वो हम देखेंगे नहीं। तो अगर आप चैनल में नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप चैनल में रेगुलर हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।